सारे स्टूडेंट लाइव फटाफट जुड़ जाइए ताकि हम जल्दी से इस सेशन को स्टार्ट कर सके। आज के सेशन हम लोग का है मैनेजमेंट, जो आप लोग यानी 6 सेमेस्टर के सभी बच्चों को पढ़ना है। तो ये आपके 11 एम से चलती है, यानी 11 एम से आपका क्लासेस मैनेजमेंट का चलती है ना। जो शेड्यूल आप देख सकते हैं, रूटीन में जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं आपका रूटीन कब क्या है। मैनेजमेंट का 11 बजे से आपका क्लास चलती है और 6 सेमेस्टर का यानी 10 AM से आपका 10 AM से 12 PM के बीच आपका 6 सेमेस्टर का क्लासेस चलती है। और खासकर मैनेजमेंट हो जो आपका 11 AM से क्लास लाइव चलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक बात आप सभी को बता देना चाहते हैं कि इसी चैनल से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2022 की भी तैयारी, संपूर्ण तैयारी बिल्कुल निःशुल्क इसी चैनल से कराया जा रहा है। तो आपके जो भी परिवार में जो भी भाई बहन या कोई भी रिश्तेदार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस यानी 2022 में करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते थे, उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। कुछ चूंकि फ्री में पढ़ाई हो रहा है, यानी कि राय ऑनलाइन अकेडमी इसी चैनल पर, है ना। तो सारा कंप्लीट एजुकेशन होगा जो हमारा एक यानी कि ओनली फॉर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2022 के लिए हम लोगों ने एक प्लान स्ट्रेटेजी बनाया है। उस प्लान का नाम है उस प्लान का नाम है मिशन 90 डेज। मिशन 90 डेज, 90 डेज में हम लोग सरकारी यानी कॉलेज में उसका एडमिशन करा देंगे, जो अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ हमारे क्लास को ज्वाइन कर पाएगा। यानी कि हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2022 के लिए मिशन 90 डेज का प्रोग्राम लाए हैं, यानी स्ट्रेटेजी प्लान है, जिससे तहत अधिक से अधिक स्टूडेंट का इसमें करीब 90 दिन हम लोग के समय बचा है, यानी कि जुलाई के आसपास उन लोगों का एग्जाम होगा। तो लगभग 90 डेज का एक हमारा प्लान है। और साथ ही आप पता होगा, चूंकि आप 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, तो 90 दिन का यानी 90 नंबर 90 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो ये भी बेनिफिशियल है कि मिशन 90 डेज में एक क्वेश्चन का सोल्व प्रत्येक दिन करा दी जाता है, ताकि आपका 90 दिन में 90 क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ लोगों को तैयार किया जाता है कि जिससे अधिक से अधिक बच्चा इस 90 दिन के प्लान स्ट्रेटेजी के साथ, है ना, सरकारी कॉलेज को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में अपना एडमिशन ले सके। और खास बात यह है क्योंकि मिशन 90 डेज का ऐसा प्लान है जिसमें यानी कि मंडे से लेकर यानी सोम बुध शुक्र को फिजिक्स का क्लास चलाया जा रहा है। उसके बाद मंगल बृहस्पति और शनिवार को केमिस्ट्री का, और सप्ताह में 7 दिन आपका मैथ का क्लास चल रहा है, यानी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के बच्चों के लिए। तो ये और एक साथ ही जो मिशन 90 डेज का प्रोग्राम है, ये आपका 8 AM से डेली लाइव होता है, यानी 8 AM से डेली लाइव होता है। इसके पहले 1 PM से होता था, तो लेकिन इसको शेड्यूल को चेंज कर दिया गया है, यानी 8 PM से मिशन 90 डेज का प्रोग्राम चलता 8 से 10 AM। उसके बाद 10 AM से आपका चलता है 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट को। तो ये था इन्फॉर्मेशन जो आपको, जो भी स्टूडेंट के आपके रिश्तेदार होंगे, स्टूडेंट जो एंट्रेंस में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी कॉलेज में एडमिशन, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन था जो आपको बता देंगे। अधिक से अधिक को लोगों को भी शेयर कीजिएगा ताकि जो अधिक से अधिक बच्चा जुड़ सके, है ना, इस स्ट्रेटेजी प्लान 90 डेज के साथ। हाँ, तो ये था आपका इंफॉर्मेशन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए। तो फटाफट आप खुद कोशिश कीजिएगा लाइव जुड़ना सीखिए, ताकि जब भी क्लासेस स्टार्ट हो तो आप लाइव जुड़िए, ताकि आपका जो भी डाउट हो, जो है ना, विषय टॉपिक में जो भी डाउट हो क्लियर हो सके आपके लाइव सेशन के माध्यम से। तो चलिए हम लोग बस इस लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को देखिए, यानी कि सेकंड यूनिट में हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रिंसिपल। तो सेकंड यूनिट में हमें एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी किसी भी अगर मैनेजमेंट करना है तो उसका क्या क्या प्रिंसिपल हो सकता है जिससे हमारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना सके। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है, इसका डेफिनेशन है कि हेनरी फॉयल गिवन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर एनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। हेनरी फॉयल साहब है जो 14 प्रिंसिपल दिए हैं किसके, सक्सेसफुल, जो सक्सेस
फुल ऑर्गेनाइजेशन है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद से पहले से सक्सेसफुल हो गया तो उस 14 यानी 14 प्रिंसिपल का फॉलो कर ही वो है ना सक्सेसफुल हुआ होगा। तो यानी हेनरी फॉयल साहब कहते हैं कि हेनरी फॉयल गिव्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर एनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद देखिए दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर स्टेटमेंट दैट आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल ट्रूथ। यानी जो इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो किस पे बेस्ड का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो स्टेटमेंट है जो फंडामेंटल ट्रूथ यानी जो फंडामेंटल सही होती है ना उस पे बेस्ड है। दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सर्व गाइडेंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट एक्शन। कहता है दिस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल सर्व करता है यानी कि सेवा करता है गाइडेंस फॉर डिसीजन में कैसे डिसीजन लें और मैनेजमेंट एक्शन यानी उसके बाद मैनेजमेंट प्रक्रिया का क्रियाकलाप करे। तो ये था आपका मैनेजमेंट यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का डिफिनेशन। उसके बाद देख लिए आप लोग देखिए 14 प्रिंसिपल आखिर कौन कौन है ना उसको देखेंगे। 14 प्रिंसिपल है क्या सारे देखिए आप कोशिश कीजिए कि जो भी डाउट हो क्लियर आपका लाइव सेशन में डाउट को क्लियर करें ताकि आपको जो भी डाउट बचा न रहे है ना। तो देखिए हम 14 प्रिंसिपल ये आपका देख रहे हैं। पहला देखिए डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन, स्टेबिलिटी ऑफ टेंसर और इसी को बरकर कर सकते हैं, रिवेन्यू, रिम्यूनराइजेशन, उसके बाद ऑर्डर, इंटीमेटाइडेटिव, उसके बाद सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंस्ट्रैक्ट टू जनरल इंस्ट्रैक्ट, फिर इसके बाद इक्वलिटी एंड स्पिरिट दी क्रॉप। यानी आपको ये 14 प्रिंसिपल है तो आपको खैर आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको खुद हम इसी क्लास में याद करवा देंगे एक ट्रिक के माध्यम से जो आप कभी नहीं भूल पाइएगा। तो हम लोग चलिए सबसे पहले सभी को समझते हैं क्या है। तो देखिए पहला का था डिवीजन ऑफ वर्क। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है बहुत बड़ा यानी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका वर्क रहेगा बड़ा ही। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को अगर किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो क्या वो व्यक्ति कर पाएगा? सही नहीं कर पाएगा, नहीं सही समय में नहीं कर पाएगा। तो यही कहता कि जो भी आपका काम है उसको छोटे छोटे रूपों में डिवाइड करके बांट दीजिए, उसी को बांटिए जो उस काम में एक्सपर्ट हो। जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ाने में एक्सपर्ट है यानी पढ़ा रहे हैं तो हमें पढ़ाने वाला ही काम दीजिए है ना। यदि आप ड्रिलिंग करने में एक्सपर्ट हैं तो आपको ड्रिलिंग के वाला काम मिलेगा। यदि आप किसी मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को सही से फिनिशिंग करना जानते हैं यानी उसमें एक्सपर्ट हैं तो आपको उसी का वर्क दिया जाए। यानी कहता पहला कि डिवीजन ऑफ वर्क यानी जो भी वर्क है उसको डिवाइड कर दीजिए छोटे छोटे रूप में और उस जो एक्सपर्ट उस फील्ड का वर्कर है उसी को दे दीजिए। तो ये हो गया। फिर कहता अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर जिस व्यक्ति को देंगे तो वो उसका अधिकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी यानी अधिकार है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जवाबदेही भी उसको देंगे। ऐसा नहीं कि आपको मान ली कि काम दे दिए हैं क्या आपको काम दिए तो वो आपको पूरी तरह से आप उस पर अधिकार है कि आप उसको जिस अच्छे से आप उसके एक्सपर्ट है चूंकि उस विभाग में तो आप उस पर आपका एक अधिकार है उसको आप अपने तरीके से उसको तैयार कर सकते हैं। और साथ ही आपकी जवाबदेही भी है कि आप खराब ना हो कंपोनेंट या कुछ जो भी कर रहे हैं आप, साथ ही सही समय पर उसको प्रोडक्शन और क्या जो अभी प्रक्रिया आप कर रहे हो सही समय पर होनी। आपका एक कहता है कि आपका एक अधिकार भी अथॉरिटी है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका अधिकार मिला है वर्क उसका काम करने के लिए, साथ ही आपका जवाबदेही है कि अगर कुछ चीज गलती ना हो और सही समय पर हो सके। फिर कहता है डिसिप्लिन। ऐसे अब तीसरा कहता है डिसिप्लिन। आपको दे दिया गया है वर्क को तो ऐसा नहीं आपका बनाना है एक दिन में, आप बनाइएगा 10 दिन में है ना। तो डिसिप्लिन वे में काम कीजिएगा। डिसिप्लिन वे में काम करिएगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिव वे में प्रोडक्शन होगा है ना। तो कहता है तीसरा डिसिप्लिन। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं है, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वर्कर आज काम कर रहा है फिर नहीं करेगा। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट में डिसिप्लिन नहीं है, ना लो लेवल ना मीडियम लेवल ना हाई लेवल में है ना। तो डिसिप्लिन का अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं है, ज्यादा लंबे समय तक वो टिक नहीं पाएगा क्योंकि उसका डिसिप्लिन यानी अनुशासन सही है। हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए अनुशासन सबसे पहले जरूरत है ना। तो अनुशासन सबसे पहले आपका जो हो गया। उसके बाद कहता है यूनिटी ऑफ कमांड।
कहता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब, यूनिटी मतलब एक, कमांड मतलब देना, यानी कि वैसा व्यक्ति को कमांड दीजिए जिससे काम प्रॉपर तरीके से हो जाए। मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में दो बॉस है, यानी दो बॉक्स है, बॉस जिसको हेड कहते हैं, यानी कुछ डिपार्टमेंट का हेड कहते हैं, है ना। तो उस बॉस को मान लीजिए कि बॉस अगर वर्कर को काम करवाना चाहता है, दोनों बॉस, अगर दोनों बॉस एक ही व्यक्ति को एक ही समय में अगर कोई काम करने को कहेगा तो वहां क्रियान्वयन डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा। चाहे कि दो आदमी अगर किसी एक व्यक्ति को काम करने के लिए कहेगा तो कोई भी व्यक्ति एक ही व्यक्ति का काम पहले करेगा और एक व्यक्ति का पीछे करे। यानी अगर दो व्यक्ति यानी दो बॉस एक ही वर्कर को एक साथ किसी काम को करने के लिए कहता है तो वहां दिक्कत होगा। यानी वहां यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए कि जो भी काम हो तो एक ही व्यक्ति को एक ही डिसीजन लेना, यानी जो वहां जो डिसीजन ले रहा है वो कौन लेगा, यूनिटी ऑफ कमांड, यानी एक लेगा व्यक्ति, वो कौन लेगा, हायर लेवल मैनेजमेंट लेगा, यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड हो गया। उसके बाद देखिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का था कि सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीयकृत और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीयकृत। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ ये देखिए, मान लीजिए कि 4 वर्कर है, 6 वर्कर है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी 6 डिपार्टमेंट है, बांटा गया। अगर सारे को कमांड कर रहा है, यानी कि सारे को कंट्रोल किसके कंट्रोल में है, एक व्यक्ति के कंट्रोल में है, तो इसको कहेंगे सेंट्रलाइज, इसको सेंट्रलाइज कहेंगे। अगर 6 को वर्कर है, उस 6 वर्कर है और उसका जो एक वर्कर का वहां जो कर रहा है, यानी कि वहां 2 व्यक्ति कर रहे हैं, यानी कि जो एक्शन लेना है, प्रक्रिया लेना है, काम कर रहा है, डिसीजन लेना है, मेकिंग है, जो 2 व्यक्तियों के हाथ में, यानी कि सत्ता का यानी कि विभागों का बंटवारा है, यानी विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। यानी एक व्यक्ति का हाथ में हो गया तो सेंट्रलाइजेशन केंद्रीयकृत, और एक से अधिक व्यक्तियों का हाथ में तो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। फिर कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मान लीजिए कि आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको चलाने, उसका प्रत्येक का एक अपना गोल होता है, तो उस गोल को अचीव करने में के लिए किसी एक डायरेक्शन में चलना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि उसका टॉप लेवल मैनेजमेंट में टॉप लेवल को जो होता अधिकारी या जो भी हो उसका, तो एक ही डायरेक्शन में सारे स्टाफों का है कि एक ही डायरेक्शन में चलो, ताकि जो हमारा गोल है क्या कि इसको वर्क पीस को इसको तैयार करना अधिक कम से कम समय में, ताकि इसको यानी कि यूनिटी इसके डायरेक्शन में काम करना चाहेंगे तो वही हमारा काम होगा। अगर इसके डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन का स्पीड रेट कम जाएगा। तो यही कहता है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी यूनिटी किसी काम करने का तरीका एक ही दिशा में, कि जो उसका गोल है उसको पाने में लग जाने। जो उस संस्था का जितना भी स्टाफ है, चाहे वो मैनेजमेंट यानी हाई लेवल मैनेजमेंट है, चाहे लो लेवल मैनेजमेंट या वर्कर हो, सभी का एक होना चाहिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक ही दिशा में काम करके वो अपने गोल को अचीव करें, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको अचीव कर सके। तो ये आपका यूनिटी ऑफ हो गया कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन गया। उसके बाद देखिए स्केलर चेन, यानी कहता स्केलर चेन, यानी कि एक सही चेन में बंध कर वर्क करे। यानी कि मान लीजिए आपके हाई लेवल मैनेजमेंट है, वो किससे वर्क यानी कि मीडियम लेवल मैनेजमेंट से वर्क करवाएगा, यानी कि जो भी उसका काम यूज होगा उसको काम करवाएगा, वो होगा जो अपने निचले स्तर के अधिकारियों का स्टाफ काम करवाएगा, है ना। तो एक चेन प्रॉपर वे चेन की तरह काम करना चाहिए, श्रृंखला के बनाकर, जिससे हमारा कोई भी कानूनी समस्या क्रिएट ना हो सके। तो ये कहता है। उसके बाद देखिए स्टेबिलिटी ऑफ टेंस्योर और वर्कर। अब मान लीजिए किसी स्टेबिलिटी ऑफ टेंस्योर और वर्क, यानी कि वहां जो वर्कर काम कर रहा है, अगर वर्कर को सही, यानी कि वर्कर अगर मान लीजिए आप किसी काम में एक्सपर्ट हैं, तो उस काम में और उस ऑर्गेनाइजेशन में आपका सही से आपका वैल्यू नहीं मिल रहा, उस मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में, और साथ ही आपका वेतन नहीं मिला, तो आप उस काम ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए नहीं चाहिएगा, तो आप हटना चाहिएगा। तो जहां आप अगर वो एक्सपर्ट वर्कर या स्टाफ अगर हट रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में उस जगह पर दूसरे लाने के लिए वहां जो एक्सपर्ट होगा, चूंकि कोई एक्सपर्ट लाने में काफी उसको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, तभी तो जो सीखेगा उसमें उसका जो प्रोडक्शन का रेट है वो कमेगा। यानी यही कहता है कि स्टेबिलिटी जो अस्थायीकरण होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए, यानी कम से यानी शॉर्ट टाइम में कोई
ट्रांसफर यानी कि रिमूव ना हो सके। जैसे आप वर्कर हैं तो कम समय यानी कि आप 10 से 15 साल में हट जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई वर्कर यानी कि एक ही जगह पर से बार बार लोगों को हटाया जा रहा है या लोग हट रहे हैं तो वहाँ जो प्रोडक्शन रेट हमारा होगा लो होगा, नहीं तो हमारा सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं का। तो वही कहता कि एस्टेब्लिश ऑफ टेंसियोर और वर्कर है। उसके बाद देखिए कहता रिमुनरेशन यानी मेहताना। अगर वहाँ जो फील्ड में वर्क कर रहा है जो वर्कर या स्टाफ, उसको अगर सही जो तरीके से उसका जो मेहनत के हिसाब से उसको मेहनत यानी वेतन नहीं मिलेगा तो कोई भी संस्था में यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी स्टाफ वर्क करना सही समय से नहीं चाहेगा, तो वहां से हटना चाहेगा, है ना। तो उसको सही समय पर यानी सही समय पर और सही तरीके से उसको वेतन देना जरूरी है। तो ये कहता है कि रेमुनरेशन मेहताना उसको जरूरी देना है। फिर कहता है ऑर्डर यानी ऑर्डर यानी कि जो मान लीजिए कि ऑर्डर देना, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन में सामानों को ऑर्डर दिया जाता है, बाहरी सामान को मंगाया जाता है, तभी तो हमारा स्टॉक को मेंटेन किया जा सके। तो ये कहता ऑर्डर हो गया। फिर कहता है इंटेंटिव यानी पहल यानी कि जो बीच बीच में वर्करों को मोटिवेट करते रहना यानी आत्मबल इसको जगाते रहना है कि आप इस काम को कर सकते हैं, यानी है ना, पहल करते रहना यानी मोटिवेटिंग करते रहना है वर्कर और स्टाफों को। तो यही हो गया। उसके बाद कहता है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इन सेट टू जनरल स्टेट। कहता है कि जैसे आप मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क यानी कि आप मीडियम लेवल मैनेजमेंट पर एक पोस्ट पर वर्कर है ना, मान लीजिए छोड़िए सब, मान लीजिए कि आप COD यानी चीफ ऑफ, है ना। तो मान लीजिए कि आप एक किसी मीडियम का मान लीजिए इंजीनियर ही आप हैं, तो इंजीनियर हैं तो उसके बाद किसी आपका एक स्टाफ होगा यानी मैकेनिकल चाहे सिविल हो गए, तो उस डिपार्टमेंट का स्टाफ को हेड बना दिया जाएगा। तो आप यदि आप सोचिएगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन का यानी कि कमाई ना देखकर खुद को कमाई, खुद के पॉकेट में पैसा अधिक भरना चाहिएगा, तो वहाँ क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो एम होगा अधिक से कम समय में नहीं अचीव होगा। अगर वहाँ के सारे स्टाफ अगर अपने आप को इंडिविजुअल तरीके से यानी कि अपने पैकेट में पैसा न ध्यान में रखकर वो एक सीधा ध्यान रखें कि ऑर्गेनाइजेशन का विकास करना है, ये पर्पस यानी कि वही कहता है कि सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल यानी कि जो हमारा जो है ना आजीविका में हम कर रहे हैं यानी कि हमारा जो पैसा कमाने का है इसको हम नहीं सोचेंगे, हम लोग का सोचना है कि इस पे जनरल इंसान समान तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डेवलप कर पाए उसके लिए सोचना, ना कि अपने खुद के विकास के लिए खुद के पैसे पॉकेट में पैसा भरने के लिए सोचना, है ना। इनका था इक्वलिटी, जो मान लीजिए वहाँ वर्कर है चाहे जो भी, चाहे वो वर्कर है चाहे वो हाई लेवल मैनेजमेंट या लो लेवल या मीडियम लेवल मैनेजमेंट है, तो सारे के लिए इक्वलिटी होना चाहिए। नहीं इक्वलिटी होगा तो वहाँ जैसे लेबर है, अगर कोई बड़ा स्टाफ हो वो बोला अरे ए लेबर काम करो, तो उसको एक लगेगा कि ये काम सही तरीके से नहीं करे, कारण यह है कि उसके यहाँ भी खून, उसके भी हाथ में खून, उसको काटा भी जाएगा हाथ का तो उसके खून निकलेगा, और एक स्टाफ यानी कि लो लेवल मैनेजमेंट और हाई लेवल मैनेजमेंट का भी खून निकलेगा। यानी कि कहता है कि इक्वलिटी होना चाहिए, भले वो पद पर है लेकिन उस पद के अनुसार गरिमा रखते हुए सारे स्टाफों को अपने का एक सही तरीके से बात करे, यहाँ इस काम को आप कीजिए, आप भी कर सकते हैं, है ना। एक अच्छे बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करके अगर करेगा तो स्टाफ भी सही तरीके से वर्क करेगा। अगर उसी को अगर कहेगा अरे काम कर, तो अरे काम कर, काम का नहीं किया, उसको बार बार टॉर्चर करेगा तो कोई वर्कर वहां नहीं काम करना चाहेगा, है ना। तो कहता है कि वहां जो ऑर्गेनाइजेशन में इक्वलिटी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पद पर व्यक्ति हो, सभी का इक्वलिटी होना चाहिए। फिर कहता है इंस्पिरेट ऑफ डिकोरेट यानी कि जो भी वहां है इसको डिकोरेट करते रहना है। तो ये हो गया आपका 14 प्रिंसिपल जो आपको बता दिए। अब बात एक बड़ी समस्या है कि सर इसको याद करें, कैसे करें, है ना। समझ चुकी ये 14 को प्रिंसिपल होते हैं, इसको याद करना संभव है। तो देखिए इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक बताते हैं। डैड UCUSSROC, देखिए DAD डैड UC, एक साथ बोलिएगा DAD डैड UCUSSROIC डैड UC, देखिए याद रखिएगा, एक बार मुंह बोलिएगा डैड UCUSSROIC यानी OIC। अब देखिए डैड UCUSSR यानी कि इस सबको एक साथ इसको यानी सबको अलग अलग कर दीजिएगा, यानी डैड UCUSSROIC। तो ये देखिए दिस हो गया आपका डिवीजन ऑफ वर्क, ए से अथॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से डिसिप्लिन, यू से बाद यूनिटी ऑफ कमांड, सी से हो गया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, उसके बाद यू से हो गया आपका
उसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, उसके बाद स्केलर चेन हो गया, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ टेंस, योर ऑफ वर्कर हो गया, ओ मतलब हो गया ऑड, आर हो गया रिम्यूनरेशन, उसके बाद ओ हो गया ऑर्डर, आई से हो गया इंटेटिव, सी से हो गया सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंसेट, और ई से हो गया इक्वलिटी, और ई से हो गया इंसर्ट द क्रॉप। तो ये था आपका ट्रिक जो को हम लोग याद करनी है। अब उसको देखिए सारे डिफिनेशन को हम लोग चलेंगे। फर्स्ट में डिवीजन ऑफ वर्क का था, दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट द टोटल वर्क शुड बी divided into a small part. Each part of work should be allocated who is the expert in the part of the work. Division of work permit all the work to be परफॉर्म मोर इफेक्टिव, यानी को सारे वर्क को डिवाइड करके बांट दे, आपको समझा दिए। उसके बाद देखिए दूसरा कहा था अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहता अथॉरिटी मीन्स पावर मेक्स डिसीजन, यानी अथॉरिटी का मतलब होता पावर को डिसीजन लेने के लिए। फिर कहता रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन, ड्यूटी को सही तरीके से करना, यानी कि होता है। फिर कहता अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजल्ट इन रिस्पॉन्सिबल, यानी कहता है अथॉरिटी के बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी को होना इरिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, बिहेवियर होगा। फिर कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक्स पीपल इन इफेक्टिवली, कहता है कि जब तक नहीं साथ करेगा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज गेट टुगेदर। अथॉरिटी आपका अधिकार है तो आपका जवाबदेही भी है, यानी दोनों क्रिया है जो आपको साथ साथ करनी पड़ेगी। फिर कहता है डिसीजन एंड डिसिप्लिन, कहता है डिसिप्लिन मीन्स ओबे द रूल एंड रेगुलेशन, इट शुड बी फॉलो बाई ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, नो ऑर्गेनाइजेशन बाज स्मूथली वर्क डिसिप्लिन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बिना डिसिप्लिन के स्मूथली वर्क नहीं कर सकता है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सही से स्मूथली वर्क नहीं कर सकता। फिर कहता चौथा यूनिटी ऑफ कमांड, यानी इट मीन्स दैट ए पर्सन शुड बी ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर बॉस, इन सुपरवाइजर या बॉस एंड इंडिविजुअल कैनॉट सर्व टू बेस्ट एट सेम टाइम बिकॉज इट मेक कंफ्यूजन, यानी ये कहता है यूनिटी ऑफ कमांड में कि इसका जो डिसीजन, यानी कि जो भी डिसीजन ले तो एक समय में एक ही व्यक्ति ले, ताकि वहाँ जो वर्कर काम करे उसको है ना, उसको डिस्टर्बेंस ना हो। यानी कि अगर दो व्यक्ति, आपको बताया अभी समझाएं कि दो बॉस अगर किसी काम एक ही व्यक्ति को दो काम दे देगा तो नहीं कर पाएगा। तो ये था आपका। उसके बाद 4, उसके बाद हम लोग 4 से लेकर 14 को प्रिंसिपल अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय हिंद।